नमस्कार, मैं हूं महेश शुक्ला और आप देख रहे हैं लोकतंत्र के रंगबाज। पिछले एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात कराई थी देश के एक ऐसे सांसद से जो एक बहुत गंभीर आपराधिक इतिहास रखता है, जिसे सज़ा भी हो चुकी है, जो जेल भी जा चुका है, जमानत पर बाहर भी आ चुका है और फिर से जेल में बंद कर दिया गया है। हमने बात की थी और आपको मिलवाया था बिहार के सीवान से सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन से। अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के रंगबाज के इस एपिसोड में हम आपको फिर मिलवाएंगे एक और ऐसे बाहुबली से जिसने पहले अपराध का दामन थामा और फिर राजनीति का चोला ओढ़ लिया। अपने काले कारनामों को सफ़ेद बनाने के लिए सफ़ेद झक खादी पहन ली। ये भी बाहुबली बिहार से ही है। जाहिर सी बात है कि हम पहले राजनीति में अपराधियों का जो गठजोड़ है उसमें बिहार की ही बात करेंगे। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। तमाम ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए बिहार की पहचान आज के समय में भी एक पिछड़े राज्य के रूप में होती है। बिहार के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण यहाँ की राजनीति भी है। सत्ता प्राप्ति के लिए यहाँ के नेता किसी की भी मदद लेने से नहीं चूकते। बस यहीं से शुरुआत होती है राजनीति में बाहुबलियों के प्रवेश की। आज भी हम ऐसे ही बाहुबली की बात करेंगे जो अपने बाहुबल के दम पर विधायक से लेकर सांसद तक बना। नाम है पप्पू यादव। बिहार का वो बाहुबली नेता जिसका अलग ही जलवा बिहार और देश की राजनीति में रहा। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि पप्पू यादव कौन है, कैसे अपराध की दुनिया से राजनीति की दुनिया में कदम रखा और बहुत मजबूती से आगे बढ़ गया। पप्पू यादव बिहार का एक बड़ा बाहुबली नेता। कागजों में तो उसका नाम राजेश रंजन था, लेकिन उसके दादाजी ने उसे नाम दिया पप्पू और यही नाम उसके साथ ताज जिंदगी कायम हो गया। 24 दिसंबर 1967 को बिहार के पूर्णिया जिले में पप्पू यादव ने एक जमींदार के घर में जन्म लिया था। लेकिन जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से देश भर में उठे तूफान के बाद जब बिहार में नए नए नेता उभरने लगे और उत्तर बिहार में अपना वर्चस्व बनाने के लिए राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी खुद की सेना खड़ी कर ली थी। बिहार में 80 के दशक में जिस जातीय टकराव की शुरुआत होती है वह 90 के दशक आते आते अपने चरम पर पहुंच जाती है। जाति की राजनीति के लिए पहचाना जाने वाला बिहार अब जातीय संघर्ष की आग में जलने लगा था। भूमियारों और यादवों की जंग की धमक बिहार ही नहीं पूरे देश में सुनाई देने लगी थी। बिहार की पावन धरती एक के बाद एक नरसंहार से लाल होती जा रही थी। जातीय संघर्ष की इस जंग में भूमिहारों का नेतृत्व रणवीर सेना कर रही थी, तो उसको चुनौती देने का काम पिछड़ों के नेता पप्पू यादव कर रहे थे, जिन्होंने यादवों की अपनी अलग सेना का ही निर्माण कर डाला। कोसी बेल्ट, जहां हर बारिश में कोसी नदी अपने रौद्र रूप में तबाही मचाती थी, वह इलाका पप्पू यादव और रणवीर सेना के टकराव में गोलियों से अक्सर गूंजता था। अगड़े और पिछड़े की जंग में पप्पू यादव ने कोसी बेल्ट में अपना वर्चस्व कायम किया और पिछड़ी जाति के युवा उनके साथ जुड़ते चले गए। 80 के दशक के अंत तक पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार जिलों में पप्पू यादव का अच्छा खासा दबदबा बन चुका था। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको परिचित कराया पप्पू यादव से। कैसे आपराधिक इतिहास शुरू हुआ और कैसे बढ़ते 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 राजनीति के पायदान चढ़ने लगा पप्पू यादव। 90 का दशक आते आते पप्पू यादव बिहार की जुर्म की दुनिया का जाना पहचाना नाम बन चुका था। अब पप्पू यादव की छवि एक बाहुबली के तौर पर बन चुकी थी। अब हर बाहुबली की तरह ही पप्पू यादव ने भी राजनीति में जाने का फैसला कर लिया। कहां से मिली पप्पू यादव को राजनीति में आने की शह, कहां से उसके कदम बढ़े राजनीति की तरफ और कैसे मजबूत होता गया पप्पू यादव राजनीति में, देखिए इस रिपोर्ट में। बात 1986-87 की है। उन दिनों लालू यादव अपने राजनीतिक जीवन के चढ़ाव पर थे।
वह बिहार में विरोधी दल के नेता बनना चाहते थे। उस समय उनके मकसद को कामयाब करने में एक शख्स ने उनकी सबसे ज्यादा मदद की थी। जी हाँ, उस शख्स का नाम पप्पू यादव है। बिहार में राजनीति और अपराध के बीच पनपे इस शख्स को बाहुबली के रूप में जाना जाता है। हालांकि वह अपनी इस छवि के लिए सीधे लालू को दोषी ठहराते हैं। एक इंटरव्यू में पप्पू यादव कहते हैं, मैं तो एक सीधा साधा छात्र था, लालू का प्रशंसक था, उनको अपना आदर्श मानता था, लेकिन लालू मेरे साथ बार बार छल करते गए। मुझे बिना अपराध किए ही कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हुए कुख्यात और बाहुबली बना दिया। जब लालू विरोधी दल का नेता बनना चाहते थे, उस समय इस दौड़ में अनूप लाल यादव, मुंशी लाल और सूर्य नारायण भी शामिल थे। मैं अनूप लाल यादव के घर में ही रहता था। वह बताते हैं, इसके बावजूद मैं लालू का समर्थन कर रहा था। मैंने नवल किशोर से बात कर लालू के लिए जमीन तैयार किया। लालू के नेता विरोधी दल बनने के अगले ही दिन पटना के सभी अखबारों में एक खबर प्रकाशित हुई कि कांग्रेस नेता शिवचंद्र झा की हत्या करने के लिए पूर्णिया से एक कुख्यात अपराधी पप्पू यादव पटना पहुंचा है। मैं इन सब से बेखबर था। मेरे एक मित्र नवल किशोर मुझे पटना विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल ले गए। पप्पू कहते हैं कि वहां जाकर उनको पता चला कि वह एक कुख्यात अपराधी बन चुके हैं। वह आगे बताते हैं, मैं एक ऐसा कुख्यात अपराधी था जिसके खिलाफ तब तक किसी थाने में कोई केस तक नहीं दर्ज था। मैं 3 दिनों तक अपने एक मित्र गोपाल के कमरे में रहा। वहां से कोलकाता गया, पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, मेरे घर की कुर्की हो गई। पप्पू यादव ने राजनीति में प्रवेश तो कर लिया, राजनीति के आकाओं से दोस्ती भी हो गई, वादा भी हो गया, इरादा भी बना लिया। अब बारी थी चुनाव लड़ने की, अब बारी थी आगे बढ़ने की। तो साल 1990 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर बन गया माननीय यानी विधायक। फिर उसके बाद पप्पू यादव का सितारा राजनीति में लगातार बुलंद होता चला गया। अपराध का इतिहास पहले से ही था, राजनीति का चोला ओढ़ने के बाद मजबूती और बढ़ गई। कैसे पप्पू यादव ने अपने आप को राजनीति की राह पर एक एक कदम करके मजबूत किया, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। पप्पू यादव ने अपने करियर की शुरुआत विधायक के तौर पर की। पप्पू यादव ने 1990 में मधेपुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। वो साल 1991 था जब उन्होंने पूर्णिया से 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद पप्पू कई पार्टियों से जुड़े। वो आरजेडी, समाजवादी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीते। पप्पू ने साल 1991, 1996, 1999 और 2004 में लोकसभा चुनाव जीता। जातीय संघर्ष के सहारे अपनी सियासी रोटियां सेकने वाले पप्पू यादव लगातार राजनीति की सीढ़ियां भी चढ़ रहे थे। विधायक बनने के 1 साल बाद ही 1991 में पूर्णिया लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में वो उतरे और चुनाव जीतकर संसद भी पहुंच गए। इसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में भी पप्पू यादव पूर्णिया से फिर रिकॉर्ड 3 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। संसद बनने के साथ ही पप्पू यादव खुलेआम कानून का मखौल उड़ाने लगे। खाकी के पहरेदार उनसे खौफ खाने लगे। यह वह दौर था जब पप्पू यादव ने एक डीएसपी को चलती कार के सामने धकेल दिया और एक पुलिसकर्मी की मूंछ जबरन मुड़वा दी थी। पप्पू यादव पर एक के बाद एक हत्या और अपहरण के मामले दर्ज होने लगे। सत्ता से नजदीकी होने के चलते पुलिस भी पप्पू यादव पर हाथ डालने से डरती थी। आखिरकार मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। यह वह दौर था जब पप्पू यादव के नाम से लोग खौफ खाते थे। लेकिन वक्त बदलता है और 1998 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव पहली बार पूर्णिया से चुनाव हार जाते हैं। बाहुबली पप्पू यादव अपनी हार के लिए माकपा नेता अजीत सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। अजीत सरकार पूर्णिया में काफी लोकप्रिय थे और 4 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके थे। इसी बीच जून 1998 में दिन दहाड़े माकपा नेता अजीत सरकार के साथ साथ उनके ड्राइवर और एक साथी को पूर्णिया में गोली मार दी जाती है। अजीत सरकार का जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उनके शरीर से 107 गोलियां निकलती है। कहा जाता है कि अजीत सरकार और उनके साथियों पर AK-47 गोलियां बरसाई गई थी। अजीत सरकार की हत्या का आरोप पप्पू यादव पर लगता है और पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पप्पू यादव जेल जाने से बचने के लिए हर बार की तरह अपने पुराने हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन वह सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। इस बीच 1999 में दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाती है और फिर लोकसभा चुनाव होते हैं और पप्पू यादव एक बार फिर जेल में रहते हुए भी पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच जाते हैं। पप्पू यादव का नाम इतना बदनाम हो चुका था कि प्यार में नहीं बल्कि डर में जनता का वोट उनकी झोली में पड़ता था।
2004 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव एक बार फिर पूर्णिया सीट से मैदान में उतरते हैं, पर इस बार चुनाव हार जाते हैं। 2004 का लोकसभा चुनाव पूर्णिया से हारने वाले पप्पू यादव, जो उस वक्त लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे, उनकी किस्मत फिर बदलती है। साल 2004 में ही होता यह है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव छपरा और मधेपुरा 2 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। दोनों से ही जीत दर्ज करते हैं। लालू बाद में मधेपुरा सीट छोड़ देते हैं और उपचुनाव में लालू अपने सबसे खास पप्पू यादव को मधेपुरा से टिकट देते हैं और उपचुनाव में पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव जीतकर फिर संसद पहुंच जाते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे कि पप्पू यादव ने कैसे अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर वहां से एक कुख्यात बनने के बाद नाम कमाने की सोची। और नाम कमाने के लिए आपको सफ़ेद कपड़ों की ज़रूरत होती है, सफ़ेद पेशे की ज़रूरत होती है, यानी कि राजनीति की। पप्पू यादव राजनीति में आ चुके थे। अब तक राजनीति में पप्पू यादव शुरू से ही एक बड़ा नाम बन गए। बात की जाए पप्पू यादव की निजी ज़िंदगी की, तो निजी ज़िंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। रंजीता 2 बार सांसद रह चुकी हैं। देश के इतिहास में बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि पति और पत्नी दोनों एक साथ सांसद बनकर संसद में पहुंचे हों। पप्पू यादव ने यह करिश्मा भी किया। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। बात साल 1991 की है। तब पप्पू यादव पटना के बांकीपुर जेल में बंद थे। पप्पू अक्सर जेल सुपरिटेंडेंट के रेसिडेंस से लगे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन्हीं लड़कों में रंजीता के छोटे भाई विक्की भी थे। इन लड़कों से मिलने मिलाने के सिलसिले में विक्की से पप्पू की नजदीकियां बढ़ गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पप्पू यादव ने विक्की को फैमिली एल्बम में रंजीता की टेनिस खेलती हुई फोटो दिखाई। पप्पू फोटो देखकर रंजीता पर फिदा हो गए। पप्पू जेल से छूटने के बाद रंजीता से मिलने के लिए अक्सर उस टेनिस क्लब में पहुंच जाते थे जहां वह खेला करती थी। रंजीता को यह सब पसंद नहीं था। उन्होंने पप्पू यादव को कई बार आने के लिए मना किया, मिलने से रोका और फिर भी नहीं मानने पर कड़े शब्दों में इसका विरोध भी किया। एक बार तो रंजीता ने यहाँ तक कह दिया कि वे सिख हैं और पप्पू हिंदू, उनके परिवार वाले ऐसा होने नहीं देंगे। पप्पू यादव ने अपनी किताब द्रोहकाल का पाथिक में विस्तार से अपनी लव स्टोरी का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि कैसे हताश परेशान होकर उन्होंने एक बार नींद की ढेरों गोलियां खा ली थी। हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में एडमिट कराया गया था। इसके बाद रंजीता का व्यवहार थोड़ा सामान्य हुआ और फिर बात आगे बढ़ी थी। इस बीच रंजीता को उनके प्यार का एहसास हुआ और वो उनको चाहने लगी। लेकिन अब इस प्यार के बीच परिवार आड़े आ गया। एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने बताया था कि रंजीता के पिता ग्रंथी थे। वह शुरू से ही उनकी शादी के खिलाफ थे। लेकिन पप्पू यादव के आनंद मार्गी पिता चंद्र नारायण प्रसाद और माता शांति प्रिया की ओर से कोई समस्या नहीं थी। वे दोनों इस शादी के पक्ष में थे। एक सिख परिवार को इस शादी के लिए राजी करना सबसे टेढ़ी खीर थी। कभी कश्मीरी पंडित रहे और बाद में सिख धर्म अपनाने वाले जूतों के कारोबारी के घर रंजीता पैदा हुई थी। वैसे तो रंजीता रीवा में पैदा हुई, जम्मू में बड़ी हुई, पंजाब में पढ़ाई की और दिल्ली में बस गई। जब रंजीता के परिजनों की ओर से शादी की मंजूरी नहीं मिली तो पप्पू यादव रंजीता के बहन बहनोई को मनाने चंडीगढ़ पहुंच गए। लेकिन यहां भी पप्पू की नहीं चली। दिल्ली में रंजीता के एक और बहनोई ने भी पप्पू यादव की बात नहीं मानी। पप्पू यादव इससे निराश हो गए। इसी बीच उन्हें पता चला कि कांग्रेस के नेता एस अहुलवालिया उनकी मदद कर सकते हैं। पप्पू यादव उनसे मिलने दिल्ली जा पहुंचे, फिर उनसे मदद की गुहार लगाई। कांग्रेसी नेता की मदद से पप्पू यादव रंजीत के परिवार को मनाने में सफल रहे। पूर्णिया के गुरुद्वारे में दोनों की धूमधाम से शादी हुई। पप्पू यादव पर गंभीर अपराधों के आरोप लगातार लगते रहे। माकपा के विधायक अजीत सरकार हत्याकांड के आरोप भी पप्पू यादव पर लगे। अजीत सरकार हत्याकांड में पप्पू यादव को जेल भी जाना पड़ा, पर जेल में भी पप्पू यादव का जलवा बरकरार रहा। जेल में पप्पू यादव के पास से फोन बरामद हुआ और कॉल डिटेल से पता लगा कि जेल में बैठकर पप्पू यादव ने कई प्रभावशाली लोगों से बातचीत की थी। यही तो राजनीति और अपराधियों का निक्सस है जो हमारे लोकतंत्र को दीमक की तरह चाट रहा है। पप्पू यादव को भले ही सलाखों के पीछे रखा गया था, लेकिन उसका रुतबा कम नहीं हुआ। जेल से अपनी सरकार चला रहे पप्पू को साल 2007 में नियमित तौर पर जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। 18 जनवरी 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को
जमानत देने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि हाईकोर्ट का पप्पू यादव को जमानत देने का फैसला गलत था, क्योंकि अभी अजीत सरकार हत्याकांड में कई लोगों से पूछताछ होनी बाकी है। इस स्थिति में पप्पू यादव को जमानत देने से न्याय प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 7 बार हाईकोर्ट से पप्पू यादव की जमानत याचिका खारिज करने को भी आधार बनाया गया, लेकिन जेल में उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आती है। पप्पू यादव की बैरक पर छापा मारा जाता है और उनके जूते से मोबाइल फोन बरामद होता है। बेऊर जेल में बंद पप्पू यादव के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठे। जेल में पप्पू यादव के पास से मोबाइल फोन मिला और यह भी पता चला कि पप्पू ने मोबाइल फोन से कई अहम लोगों को फोन किया है। उसकी कॉल डिटेल में कई नेताओं के साथ बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के निजी सचिव के नंबर पर भी बात होने की डिटेल सामने आती है। सीबीआई को शक था कि पप्पू यादव केस को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी असंवैधानिक गतिविधियों को देखते हुए सीबीआई को आदेश दिया कि पप्पू यादव को पटना के बेऊर जेल से किसी और जेल में शिफ्ट करने को लेकर सुझाव दें। 1 महीने बाद ही पप्पू यादव को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 2008 में माकपा के विधायक अजीत सरकार हत्याकांड मामले में पटना की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद बिहार का ये बाहुबली नेता गहरे संकट में आ गया। हाई कोर्ट ने भी पप्पू यादव के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। यह शायद पहली बार था कि राजनीति में बढ़ते पप्पू यादव के कदम थमे। 14 फरवरी 2008 को पटना की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अजीत सरकार मामले में फैसला दिया और पप्पू यादव के साथ पूर्व विधायक राजन तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि 11 महीने बाद 21 फरवरी 2009 को पप्पू यादव को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में सजा याफ्ता पप्पू यादव नहीं उतर सका, क्योंकि हाईकोर्ट ने पप्पू यादव के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। अगस्त 2010 में पप्पू यादव को फिर से जेल भेज दिया गया। उम्र कैद की सजा काट रहे पप्पू यादव को हाईकोर्ट से राहत मिली। हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में 17 मई 2013 को हाईकोर्ट ने पप्पू यादव, अनिल यादव और राजन तिवारी को बरी कर दिया और 21 मई 2013 को पप्पू यादव जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव दोबारा राजनीति में सक्रिय हो गए। इस बीच उनकी लालू परिवार से खटपट की खबरें भी आती रहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे और उनके सामने थे दिग्गज नेता शरद यादव। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। 2014 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी। बिहार भी मोदी लहर से अछूता नहीं था, पर मोदी लहर होने के बावजूद पप्पू यादव मधेपुरा से दिग्गज नेता शरद यादव को चुनाव हराने में कामयाब हो गए। शरद यादव जदयू से चुनाव लड़ रहे थे, पर शरद यादव जैसा दिग्गज नेता भी पप्पू यादव के सामने टिक नहीं पाए। वहीं बीजेपी उम्मीदवार भी पप्पू यादव के सामने हार गया। अब पप्पू यादव लालू यादव की विरासत होने का दावा करते थे, क्योंकि लालू यादव चारा घोटाला के आरोप में सजा काट रहे थे। वहीं लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती भी पाटलिपुत्र से लोकसभा का चुनाव हार गई थी। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भगवा की बयार बही और भारी बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई। इसके बाद पूरे देश में सियासी समीकरण बदल गए। बिहार में भी इसका असर दिखा। लालू प्रसाद यादव को कमजोर पड़ता देख पप्पू यादव उनकी राजनीतिक विरासत संभालने आगे आए, लेकिन लालू से विवाद हुआ और मई 2015 में पप्पू को पार्टी विरोधी गतिविधि करने के आरोप में आरजेडी से निकाल दिया गया। जनता दल पार्टी ने श्री पप्पू यादव जी को 6 सालों के लिए दल से निष्कासित कर दिया। इसलिए निष्कासित कर दिया गया कि दल का अनुशासन होता है, दल का मर्यादा होता है, दल का नियम और नीति होता है और नेतृत्व के प्रति वफादारी और समर्पण होता है। इसलिए न सिद्धांत, न विचार, न नेतृत्व के प्रति जो है समर्पण, न तो जो है पार्टी के मानक और जो मापदंडों को मानने का काम हुआ। इसीलिए पार्टी ने पप्पू यादव माननीय सांसद को 6 सालों से पार्टी से निष्कासित करने का काम किया है। उनकी पूरी गतिविधि पार्टी के विरुद्ध रहा, पार्टी के खिलाफ रहा, पार्टी के सिद्धांत के खिलाफ रहा और कोई भी दल के प्रति वफादारी और नेतृत्व के प्रति वफादारी रत्ती भर भी नहीं रहा। वह जो है जैसे एक आम सड़ जाता है,
तो पूरे टोकरी को गड़बड़ करना चाहता, तो जो है ऐसे लोगों को जो है पहले निकाल देना चाहिए। अब तो जो है पप्पू यादव को इस्तीफा दे करके चुनाव के मैदान में आना चाहिए। इसके बाद साल 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने अपनी एक पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी। पप्पू यादव ने सभी 243 में से 109 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन 108 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। एक भी कैंडिडेट जीत नहीं सका। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर पप्पू यादव मधेपुरा सीट से उतरे, लेकिन जो पप्पू यादव कभी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर संसद पहुंचे थे, उन्हें महज 97,000 वोट ही मिले। शरद यादव से करीब 2.5 लाख वोट कम और जीतने वाले जेडीयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव से करीब 5 लाख वोट कम मिले। वहीं पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन को भी सुपौल सीट से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के टिकट पर रंजीता रंजन ने चुनाव लड़ा था और जेडीयू से मात मिली। पप्पू यादव 2019 की लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हार चुके थे। अब अपनी ही बनाई पार्टी के सहारे राजनीति कर रहे हैं और राजनीति से इतने समय बाद अपनी बाहुबली की छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में कोरोना संकट काल में पप्पू यादव एक मिशन पर निकले। वो अपनी छवि सुधारने के लिए कभी घुटने भर पानी में लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाते दिखते हैं, तो कभी बाढ़ में फंसे लोगों को पैसे बांटते दिखते हैं। बिहार के प्रवासियों को बाहर से बिहार आने के लिए खुद की हेल्पलाइन भी पप्पू यादव ने चालू की थी। और इस बार के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का गठबंधन छोटी छोटी पार्टियों से किया है। देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कमाल दिखा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। लोकतंत्र के रंगबाज में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अपराध करने वाले लोग राजनीति का सफेद चोला ओढ़कर खुद को सफेद पोश बना लेते हैं, अपने काले कारनामों को एक ईमानदारी का रूप देने की कोशिश करते हैं। आज हमने पप्पू यादव की कहानी आपको दिखाई कि कैसे अपराध की दुनिया से उठा हुआ एक इंसान आज सांसद, विधायक सब कुछ बन चुका है। यानी वो व्यक्ति जो कभी फ्यूजिटिव था, यानी कि वो व्यक्ति जो कानून की नज़रों में कभी अपराधी था, जिसके पीछे पुलिस रहती थी, जिसे कानून गिरफ्तार करके सजा देना चाहता था, वो व्यक्ति कानून बनाने वालों में शामिल हो चुका है। सांसद और विधायक क्या करते हैं? उनके पास कानून बनाने का अधिकार होता है, विधानसभा में भी और संसद में भी। यही राजनीति का दुख है भारत में। कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन उम्मीद है कि और ज़्यादा सुधार होगा और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का राजनीति में प्रवेश बिल्कुल बंद होगा। हालांकि इसमें आपका भी योगदान होना चाहिए, यानी जनता का। हम वोट देते समय ही अगर वहाँ पर रोक लगा देंगे तो ऐसे लोग राजनीति में शायद ना आ पाएँ। लोकतंत्र के रंगबाज में आज इतना ही। हम फिर आएंगे एक और एपिसोड के साथ और आपको मिलवाएंगे लोकतंत्र के एक और रंगबाज से। आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।